कि एग्जिट पोल डिपेंड करता है कि कितना सैंपल साइज था। मुझे ऐसा लगता है कि करीब 100 सीटें ऐसी होंगी जो बहुत कम मार्जिन से होंगी। ऐसा संभावित है, ऐसी संभावनाएं हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं, ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि 100% ऐसा ही होने जा रहा है। मैं लगातार यहाँ वेस्ट यूप में घूमता रहा चुनाव में, मुझे कभी कोई एक एजेंसी वाला कोई मुझसे कोई पूछने वाला नहीं हुआ कि भाई इस बार क्या माहौल है। 4 जून को जब मतगणना होगी उसका विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब सर्वे ही सही होगा, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम ही सही होंगे। अब इतनी सारी एजेंसियां अलग अलग चैनल हैं, स्वतंत्र एजेंसियां आएंगी, ऐसे में एकदम से नकार देना ये भी तो मतलब मुझे लगता है कि सही होगा। ध्रुवीकरण की बात थी, वो हम लोगों को जमीन पे कहीं नहीं दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमर उजाला मेरठ कार्यालय में। और आज जैसा कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो गया है और मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी हमारे सामने हैं। हालांकि तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। मेरठ को कौन नया सांसद मिलने वाला है ये भी 4 जून को साफ हो जाएगा। इसी सब को लेकर आज हम अमर उजाला कार्यालय में एक परिचर्चा कर रहे हैं। इस परिचर्चा में ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करने वाले हमारे बहुत जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी, अमर उजाला के संपादक नितिन यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार यासिर रजा जी, सिटी इंचार्ज अरीश रिजवी जी और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सैनी जी। आप सभी का इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस परिचर्चा की शुरुआत राजेश शर्मा जी से करना चाहूंगी कि एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी हमारे सामने हैं, क्या स्थिति 4 जून को इससे अलग भी हो सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे पहले तो अमर उजाला के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और चूंकि आज 7वें चरण के अंतिम चरण का आज मतदान था, मतदान हो गया और मीडिया हाउस से मैंने सुना है आज, क्योंकि एग्जिट पोल भी हुआ है और एग्जिट पोल में बहुत सारी एनडीए, कहीं एनडीए को, किसी स्टेट में एनडीए को ज़्यादा ए दिया गया, कहीं इंडिया को दिया गया। मेरा अपना मानना है कि जो बहुत सारी जो एजेंसी जिन्होंने सर्वे किया है, जो ओपिनियन जिनके पोल आए हैं आज, मुझे ऐसा नहीं लगा कि जितने भी तमाम टोटल जो सब सर्वे करने वाली एजेंसी हैं, मैं लगातार यहाँ वेस्ट यूप में घूमता रहा चुनाव में, मुझे कभी कोई एक एजेंसी वाला कोई मुझसे कोई पूछने वाला नहीं हुआ कि भाई इस बार क्या माहौल है। और मैं इसलिए विश्वास नहीं करता इन एजेंसी पे, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है 2014 और 2019 के पैटर्न पे इन लोगों ने सर्वे किया है। और मुझे लगता है कि चुनाव ना 2014 के स्टाइल में हुआ ना 2019 के स्टाइल में हुआ। इस बार का जो चुनाव है, यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, ये खुद उलझे हुए हैं कि इस बार के नतीजे क्या आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो आज, मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। 4 जून को जब मतगणना होगी, मुझे लगता है कि तब बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। और जिस तरह का इस सोसाइटी में गुस्सा है और जैसा परसेप्शन चुनाव के दौरान बना, आज तो मुझे देख के लगा कि एकदम वो पलटा गया। या तो ये हो सकता है कि भाई जो जो सर्वे इन लोगों ने किया है, ये सबको पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे ये लोग सर्वे करते हैं। तो मैं इसलिए विश्वास नहीं करता। मैं तो विश्वास ही कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लाखों साथी होंगे। 4 जून को जब मतगणना होगी उसका विश्वास करेंगे, क्योंकि चुनाव में सर्वे उस हिसाब से नहीं हुआ जिस पैटर्न पे इस बार चुनाव हुआ। विपक्ष ने भी लेकिन शर्मा जी, अब इतनी सारी एजेंसियां अलग अलग चैनल हैं, स्वतंत्र एजेंसियां आएंगी, ऐसे में एकदम से नकार देना ये भी तो मतलब मुझे लगता है कि सही होगा। सारी एजेंसियां लगभग वैसी जा रही है। अब आपने जो आरोप लगाया, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वतंत्र पत्रकार होकर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एजेंसियां काम करती रही और पिछले जो चुनाव के आंकड़े हैं, जो चुनाव के लगभग इसके आसपास, उत्तर प्रदेश चुनाव में इसके आसपास गए, तब किसी को लग रहा था ऐसा होगा। तो आप इतना एक सिरे से कैसे नकार दें? मैंने इसलिए बोला, देखो, मैंने इसलिए कहा कि ये जो सर्वे हुआ है ना 2014, 2019, 2022, उसके पैटर्न पे सर्वे हुआ है, जबकि चुनाव ऐसा नहीं हुआ। चुनाव इस बार धार्मिक हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री लगातार बहुत सारी, वो इतने सारे हर चरण पे उन्होंने स्टेप बदले कि उस आधार पर चुनाव हो जाए, हुआ ही नहीं। चुनाव तो जाति आधार पर हुआ है। अब देखो, हम लोग ने धरातल पे देखा है, जहाँ तक वेस्ट यूपी का मामला है, एनसीआर का मामला है, हरियाणा है बराबर में, दिल्ली है बराबर में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश की आपको बहुत सारी सीट दिखा दूंगा जहाँ मैं गया। और मुझे लगता है कि या तो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है
ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है एजेंसी द्वारा। और मुझे लगता है कि हम अब चूंकि हमें यहाँ खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे, और चूंकि ये नकारना और ये हर हर दल का मुझे लगता है अपना एक परसेप्शन है। विपक्ष के सारे दल आज यही कहेंगे, सबके बयान यही आएंगे कि 4 जून को देखेंगे, और सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उनके लिए खुशी होगी। लेकिन डेटा जो है आज के ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चूंकि सभी चैनलों का यही है, तो एक तो मैं पहले तो राणा जी से बात करूंगा, फिर उसके बाद आप दोनों अपनी टीम के पास आने से पहले आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि सीट दर सीट, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की हम बात करें, खास सीटें हैं, मेरठ है, मुजफ्फरनगर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, रामपुर है, मुरादाबाद है, जो इस तरह की सीटें हैं, हम चाहेंगे कि सबसे बड़ी अच्छी बात डिजिटल माध्यम की है कि यह दर्ज होगा, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हम जानेंगे कि जो है आपकी या किसी और की, हम सब साथियों की बात कितनी सही। राणा जी, शर्मा जी तो बिल्कुल नकार दे रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है, तो इस तरह से क्या उचित लगता है सर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कोई एग्जिट पोल करते हैं, सर्वे करते हैं, तो एक सैंपल लेते हैं, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो सैंपल साइज पे डिपेंड करती है, किन लोगों के कांटेक्ट में हम गए हैं, हमारा पैटर्न क्या था, हमारे सवाल क्या थे। और आप देख रहे होंगे कि सारे टीवी चैनल्स पे वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये अनुमान है, ऐसा संभावित है, ऐसी संभावनाएं हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं, ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि 100% ऐसा ही होने जा रहा है। तो हम लोग भी जब ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो हम लोग भी यही करते थे, एक सैंपल साइज सेलेक्ट करते थे, अलग अलग कास्ट के लोगों से, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों से, अलग अलग तरह की सोसाइटी के लोगों से हम इंटरेक्ट करते थे, पूछते थे कि वो किस आधार पे वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। तो मैं ये सिरे से इसको खारिज नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूं कि सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है कि सैंपल साइज कितना बड़ा है, सैंपल सर्वे किस पैटर्न पे किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो सर्वे एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, उनकी साख का सवाल भी होता है, क्योंकि ये सब तो दर्ज होते हैं, रिकॉर्डेड हैं, और एक इलेक्शन में अगर वो कहीं मैनिपुलेट करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी जो साख है वो बहुत पीछे चली जाती है। तो पिछले 10 साल के भीतर अगर हम देखें, जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो अधिकांश एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेसी के बहुत करीब करीब उनके रिजल्ट्स आए हैं। अगर हम इस इलाके की सीटवार बात करूं मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि हम ये पहले भी कह चुके हैं, चूंकि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो तब रियल पल्स का पता चलता है। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी इच्छा क्या है, मेरा मन क्या है, सवाल ये है कि मतदाताओं की इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके बीच कौन से इश्यूज हैं। हम आमतौर पे एनालिसिस इस बात को ध्यान में रख के करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा है कि सरकार बदलनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि साहब वो मेरठ सीट हार रहे हैं। लेकिन वोटर्स क्या कह रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। मैं ग्राउंड पे गया तो मैंने देखा कि मेरठ में बहुत टफ फाइट हुई, बहुत रोचक मुकाबला हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एज यहाँ पे अरुण गोविल के पास है, भाजपा के पास है। फर्स्ट डे से मुझे लगा, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बीजेपी के फेवर में है। अभी अदर बैकवर्ड कास्ट का जो वोटर है उसका मोहभंग अभी नहीं हुआ है बीजेपी से। इसके अलावा मुस्लिम्स चले गए इंडिया के पास में मजबूती से, दलितों का एक बड़ा हिस्सा उनके पास चला गया, तो मुकाबला रोचक हुआ, और इस तरह का एक परसेप्शन बना कि साहब 50-50 हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली एज मुझे जाता हुआ बीजेपी के पास लग रहा है। यहाँ पास की सीट की बात करें बागपत की, तो यहाँ पे वही सीन है, आखिरी वक्त में समाजवादी पार्टी वहाँ कैंडिडेट दे पाई, और जो कास्ट इक्वेशन है वो बहुत फेवरेबल उसके फेवर में सेट नहीं हो पाया। कास्ट इक्वेशन बीजेपी के कैंडिडेट, आरएलडी के कैंडिडेट के फेवर में दिखाई दे रहा था, तो वो अपर हैंड चले गए, वो एज पे चले गए। मुजफ्फरनगर बहुत हॉट सीट है, जहां से चौधरी अजीत सिंह पिछली बार चुनाव लड़े थे, नजदीकी अंतर से जीते। बिल्कुल, जैसा कि रविंद्र सर ने कहा कि मेरठ में एज जो है वो भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पास है। हम बाकी साथियों से भी जानेंगे कि उनका एग्जिट पोल पर क्या राय है, वो इस पर कैसा आकलन कर रहे हैं, उनका आकलन कितना उससे मैच करता है। अरी सर, आपसे। जी, मेरा ऐसा मानना है, मैं राणा सर ने जैसे कहा कि एग्जिट पोल डिपेंड करता है कि कितना सैंपल साइज था। मुझे ऐसा लगता है कि करीब 100 सीटें ऐसी होंगी जो बहुत कम मार्जिन से होंगी। इसी वजह से एग्जिट पोल इस तरह से वेरी कर रहा है, और जो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं वो इसी वजह से इत्तेफाक नहीं रख रहे कि वो इधर भी पलट सकता है, क्योंकि 100 या 110 सीटें या 95 सीटें वो ऐसी रहेंगी जो बहुत ही क्लोज फाइट होगी। और जहां तक मेरठ है, हम लोग ग्राउंड पे भी रहे, कवर भी किया उसको, तो मेरठ मुझे लगता है कि जैसे सर ने कहा कि एज है
भाजपा को। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ भी एज हो सकता है, जैसा भाजपा की तरफ सर बता रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत नेट टू नेट फाइट है, और हार जीत का अंतर भी ऐसा लगता है कि 10, 20, 30 हजार के आसपास ही हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया सर। यासिर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से चुनाव की जो सातों चरण का जो मतदान हुआ है, लगातार आप खबरों से रूबरू हो रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं मेरठ की बात करूं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो अगर हम 2014 या 2019 का चुनाव लें, तो 2014 में 8 सीट ऐसी थी जहां पे बीजेपी की जीत का मार्जिन 5 लाख से 2 लाख तक का था। उसमें सिर्फ एक सीट जो 2 लाख 5 हज़ार से जीती थी बिजनौर, वो बसपा ने 2019 में जीती थी। बाकी सारी सीटें भाजपा ने रिटेन की थी। इस बार 2019 में सिर्फ 3 सीट ऐसी थी जहां पे मार्जिन 5 लाख से 2 लाख तक का था। बाकी सभी सीटें 1 लाख 2 लाख से नीचे ही थी। अब जैसे मेरठ में जो मार्जिन था 2014 में 2,32,000 का था, वो घट के 4,729 पे आ गया। बागपत में जो 4 लाख का मार्जिन था, वो 6,000 का आ गया। बहुत मुश्किल है कहना कि वोटिंग का पैटर्न क्या रहा है और किस तरह से लोगों ने वोट किया है। हालांकि जो ध्रुवीकरण की बात थी, वो हम लोगों को ज़मीन पे कहीं नहीं दिखी। जो पैटर्न सर्वे एजेंसियों ने किया है, उसका क्या पैटर्न रहा है, सर्वे के स्टाइल क्या रहा है, ये हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। अब जैसे 2019 की बात करें तो सपा बसपा गठबंधन मिलकर लड़ा था। उसमें एक एजेंसी ने बताया था सपा बसपा 55 सीटें जीतेंगी, लेकिन जीती कितनी? 15 सीटें जीती। इस तरह से चुनाव पे बहुत, ये एग्जिट पोल पे हम बहुत ज़्यादा एतबार भी नहीं कर सकते और उसे बहुत ज़्यादा नकार भी नहीं सकते। जी। इसके इतर भी नतीजे कुछ भी हो सकते बिल्कुल हो हैं। सकते हैं, बिल्कुल हो बिल्कुल। सकते हैं। सैनी सर, आपका क्या आकलन रहा? आप क्या कहना चाहेंगे? जी डिम्पल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की, और मैं बता दूँ कि हम पूरे ग्राउंड रिपोर्ट पर रहे और एक-एक बिंदु से हम लोगों ने जो है ना जानकारियाँ ली। जो ये चुनाव जो रहा है, लोकसभा चुनाव का इस बार, जो सर ने अभी हमारे आदरणीय सर संपादक जी ने कहा इस बात को कि भई पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मेरठ की बात करें, मुज़फ्फरनगर की बात करें, कैराना की बात करें, सहारनपुर की बात करें, बिजनौर की बात करें या फिर हम अमरोहा की बात करें। तो इन सभी सीटों पर जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा था, क्योंकि अभी रजा सर ने भी ये बात कही है कि इस बार ध्रुवीकरण कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। ध्रुवीकरण जब नहीं होता तो एक तरफा ये कहना उचित नहीं होगा कि फला आदमी जीत रहा है, फला आदमी जीत रहा है। जो आज एग्जिट पोल आए भी हैं, मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि देखिए उन्होंने किस तरीके से सर्वे किया होगा, लेकिन जो हमारा सर्वे है वो बिल्कुल नेक टू नेक। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब सर्वे ही सही होगा, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम ही सही होंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल ऐसी सीटें होंगी। मेरठ की अगर बात करें तो बिल्कुल हार जीत का आंकड़ा बहुत कम होगा। मतलब वो पूरी जबरदस्त टक्कर होगी यहाँ पर जो है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और मैं नितिन सर से जानना चाहूँगी कि जो आज एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, और सर जो आपकी टीम ने ग्राउंड पे काम किया, जो लगातार चुनाव के दौरान चीज़ें निकल के आई, वो और एग्जिट पोल जो है वो कितना मैच कर रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो यासिर जी ने कहा कि पिछले चुनाव का आंकड़ा एकदम से घट गया वोटिंग परसेंटेज का, वो इस चुनाव से इसलिए मैच नहीं करता इन आंकड़ों से कि पिछली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे बसपा चुनाव लड़ रही थी, और जब बसपा का जो कॉम्बिनेशन है, अगर भाजपा से लड़ने के लिए सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में है तो वो बसपा का है। तो इसलिए जिन जिन सीटों पर बसपा और सपा का गठबंधन था 2019 में, वहाँ दलित, मुस्लिम और दूसरे वोटर एक हुए, खासतौर से आरएलडी का गठबंधन भी था। तो अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया और वो आंकड़ा बहुत मजबूती से विपक्ष के समर्थन में गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी कि नतीजे फिर भी नहीं बदले। नतीजे लगभग कुछ सीटों को छोड़ दें तो बागपत इतना स्ट्रांग होल्ड होने के बावजूद भी, जब खुद जयंत चौधरी लड़े हों, आरएलडी सपा और बसपा गठबंधन हो, फिर भी हारे। चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से इतना मजबूत गठबंधन होने के बाद भी हारे। तो जो इस सर्वे में जो बात आई, मुझे लगता है कि ये जो साथी जो नेक टू नेक फाइट की बात करी, तो शुरू से ही बात चली आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम नतीजों की बात करेंगे। इससे तो बात आगे की हो गई अब ये कि मुकाबला कड़ा होगा या कैसे होगा। जो सर्वे एजेंसियां कह रही हैं, देखिए मैंने कुछ दिनों पहले कहीं पढ़ा था, डेटा इज द न्यू गॉड। और उसमें लिखा था कि जो लोग डेटा को नहीं मानते वो नए जो जिन समझे कि वो सबसे बड़े विरोधाभासी लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वे एजेंसियों के साथ हूँ,
पर चूंकि सभी एजेंसियों ने सरप्राइजिंग इसलिए कि हम लोग सब 300 के आसपास, 300 सवा 300 तो हम ही लोगों ने सोचा था, बट जिस तरह 350 दिखा रहे हैं, तो जो यूपी इलेक्शन हुआ था, खासतौर से विधानसभा का इलेक्शन, राणा जी से इत्तेफाक रखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू में लगा था कि बहुत मजबूत मुकाबला है और ये पलट सकता है, सरकार बन सकती है दूसरी पार्टी की भी, खासतौर से सपा की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो हमको दिख रहा है, जो थोड़ा कुछ साथी मेरे वैसे तो हमने ऐसा अमर उजाला ऐसा कोई सर्वे नहीं करा था जो बात कर सर्वे की, पर जो हम ग्राउंड पे रहे थे कि कुछ सीटों पे वो अंतर कम हो सकता है। खासतौर से हम गाजियाबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद में बड़ा चला इसलिए कि जो भाजपा का गढ़ है, 3 सीटें खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर, ये भाजपा के गढ़ हैं, 5-5 लाख से जीतते हैं। वहां भी ये खबरें आ रही है कि मुकाबला कड़ा है, तो उस कड़े का अंतर जो मुझे लगता है कि इतना हो जाएगा कि 5 लाख का अंतर 2 लाख पर हो जाएगा, लेकिन वो हार जाएंगे ये कहना मुझे लगता है मुश्किल है। मेरठ सीट की जो हम बात करते हैं, बाकी तो मैं राणा जी से और शर्मा जी से बात करूंगा। मेरठ सीट में भी ऐसा ही है जो हम बात कर रहे हैं मेरठ सीट में। वो जो पिछले चुनाव का आंकड़ा है 6000, उसे हम इसलिए इस बार चुनाव से नहीं जोड़ सकते कि जो दलित मुस्लिम समीकरण था पिछली बार का, वो कितना चला होगा। अगर हम उसको शर्मा जी को मानक मान लें पिछले चुनाव में मेरठ से, तो 6000 से तब हारे थे, 100% माना जाए एक तरह से, 100% कुछ नहीं था, बट फिर भी सारे दलित गए होंगे और सारे मुस्लिम गए होंगे, तब ये मुकाबला इतनी बराबरी का। और आरएलडी का वोटर है जो जो मरे से मरी स्थिति में हर जगह अपना कैडर वोटर है, किसान यूनियन का भी अपना वोटर है जो किसानों से जुड़ा है खासतौर से, तब ये 6000 का अंतर था। इस बार तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सपा के जो दलित कैंडिडेट हैं उन्होंने 80% लिए होंगे, उन्होंने 70% लिए होंगे, उन्होंने 90% लिए होंगे, तो अगर 10% का अंतर आता तो 1 लाख वोटों का अंतर सीधा सीधा हो जाता। इसलिए एडवांटेज जो है वो मेरठ में जो हम बात कर रहे थे वो भाजपा के पास होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में सरप्राइजिंगली, हालांकि मैं सरप्राइज होऊंगा मुजफ्फरनगर में अगर आंकड़ा बालियान जी के फेवर में होगा। मैं पिछले 2 दिनों तक मुजफ्फरनगर में था, 2 दिन, वहां जरूर इस तरह की चीजें मिली, सोशली सामाजिक तौर पे भी, जो उनके पक्ष में नहीं थी। खासतौर से जो बीजेपी का बड़ा मजबूत वोट बैंक है, अति पिछड़ा, जिसकी हम बात राणा जी भी कर रहे थे, वहां मुझे थोड़ी सी नाराजगी संजू बालियान जी से दिखी, उनके बयानों से भी दिखी। बड़ा रोचक एक फैक्ट था कि जो वहां भर्ती हुई अग्निवीर की, वहां लोग इस बात से भी नाराज थे कि उन्होंने अपने वर्ग के लोगों के लिए टेंट लगवा लिया और बाकी बरादरियों के लिए नहीं लगवाया। ये छोटी छोटी चीजें हो सकता है छोटे छोटे पैच को प्रभावित करें, पर खास तौर से जब हम बड़ी बात करते हैं अखबार के लिहाज से भी, जो यासिर सब बता रहे थे, हम जब आंकड़े लिखते हैं जातिगत, तो उसमें एक आंकड़ा लिखते हैं आखिर में अन्य 2.5 लाख। तो हमारा जो विश्लेषक भी है और जो पाठक भी है, कई बार वो उन देख के लगा लेता है इतने यादव है, इतने मुस्लिम है, वो अन्य 2.5 लाख कहाँ गए। तो मुझे लगता है अन्य ज्यादातर भाजपा वाले हैं जो शायद इतने बड़ी लीडर है शर्मा जी, हालांकि शर्मा जी इसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो अब शर्मा जी सीट बर सीट, क्योंकि लंबी बहस वैसे तो चलेगी, आप घूमे हैं सभी जगह, तो अगर हम आपसे ऐसी कोई सीट जाने जो अब तो ये कहा जाए कि जो दूसरा जीत सकता, अभी की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है सर्वे में सब भाजपा ही जीत रही है, तो आपको कौन सी ऐसी सीट लग रही है जो भाजपा से इस सर्वे से इतर जा सकती है। और हम 4 तारीख को फिर मिलेंगे शर्मा जी के साथ, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो जाए कि शर्मा जी कितने सही थे। देखिए सर, जहाँ तक एग्जिट पोल का मामला है, मैं उसे एकदम ये नहीं कह रहा कि भाई वो गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आप अगर मैं 2007 की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो 2007 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो भाजपा और सपा टोटल जितने भी एग्जिट पोल थे सबने दिखाया कि भाजपा और सपा में बेहद टकराव है, भाजपा की सरकार बन सकती है, सपा की बन सकती है। लेकिन जब मतगणना हुई तो बसपा की सरकार इंडिपेंडेंट बनी, बसपा की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट बनी। मैं से ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब 5 साल बाद चुनाव होता है ना, तो चुनाव का जो अंदाज है, जो मतदाता है, उसका कहीं ना कहीं नेचर चेंज होता है। मैंने अभी जो पहले कहा कि 2014 का नेचर दूसरा था, 2019 का दूसरा था, और 2024 में खूब प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं 2019 की तरह चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं जहाँ तक, चूंकि जिन जिन एजेंसियों ने सर्वे किया है, मुझे लगता नहीं, मैं भी लगातार घूमता फिरा, मैं फिर पुनः एक बार ये बात दोहराऊंगा कि मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये पूछा हो कि भाई यहाँ, और मैं तो अभी भी दावा कर रहा हूँ, बहुत सारी मैं तो बहुत सारे पूरे वेस्ट यूपी की बहुत सारी सीटों पर गया और वहाँ कम से कम 100 200 लोगों से बातचीत की। जहाँ तक बात है, मैं अभी भी इस पर एडिंग हूँ। हालांकि 4 जून को मतगणना होगी, चूंकि रुझान ही है, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के आधार पर मैं ये दावा कर सकता हूँ, मतलब हालांकि ये तो मतगणना जब होगी, क्लियर जब भी होगी, मैं ये कह सकता हूँ। देखो, अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कुछ सीट होगी जिसको लेकर मैंने लोगों से बातचीत की, और मैं ये मान सकता हूँ कि वहाँ कुछ अलग होने वाला है। अगर मैं सहारनपुर की बात करूँ, तो सहारनपुर में पूरा मुकाबला
कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में है। और मुझे लग रहा है आज भी कि जैसे हमारे लोगों से बातचीत की, तो मैं वहाँ एज देना चाहूँगा कांग्रेस प्रत्याशी को। अगर मैं कैराना की बात करूं तो कैराना में प्रदीप चौधरी भाजपा और सपा के बीच टाइट मुकाबला हुआ, और मुझे लगता है कि वहां जैसे लोगों से बात हुई तो वहां सपा की जो प्रत्याशी है इकरा हसन, मैं उसे यही देना चाहूंगा। अगर मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करूं तो यहाँ टाइट मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में हुआ, और मैं वहाँ चूंकि जब सब लोगों से बात करते हैं, जब 2019 का आंकड़े देखते हैं, वही वही मुजफ्फरनगर है। जब 2014 का चुनाव होता है तो वहाँ प्रत्याशी 4,01,000 से जीत कर आते हैं। जब 2019 का चुनाव आता है तो फिर वो 65-26 वोट से जीतते हैं, और तब जीतते हैं जब चुनाव पूरा ध्रुवीकरण पर होता है। मुझे लगता है कि वहाँ जैसे मैं पूरे डाटा देखता हूँ, आंकड़े देखता हूँ बहुत सारे, मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर में भी जैसा लोगों ने बताया, तो मुझे लगता है कि वहाँ सपा भारी है बहुत ज़्यादा, हरिंदर मलिक वहाँ भारी है। अगर मैं नगीना लोकसभा की बात करूं तो नगीना में जो टकराव है, वहाँ सपा और चंद्रशेखर आजाद के बीच में टकराव है, कोई भी जीत सकता है। मैं अगर बिजनौर की बात करूं तो यहाँ टाइट मुकाबला नगीना में भाजपा को मुकाबले हम्म नगीना में भाजपा भाजपा मुकाबला, मुझे लगता है जैसे लोगों से बातचीत हुई, वहाँ भाजपा मुकाबले में नहीं है, वहाँ सपा, उसमें एक हर्षद नाराजी है। मनोज कुमार और चंद्रशेखर। पहले चरण में ही पूरा अपने जो एग्जिट पोल है उसको प्रकट नहीं नहीं नहीं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, मैं गया जहाँ, मैं लोग भाई मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं कहूंगा वही हकीकत होगा, जैसा लोगों से बातचीत हुई। बाकी शर्मा जी तो पहले चरण में अगर देखें 6 सीट तो लगातार ही दे दी एज पे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस 2 मिनट लूंगा आपको, मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद में मुझे लग रहा है कि वहां भी कहीं ना कहीं जो सपा प्रत्याशी हैं रुचि वेरा, वो भारी हैं। अगर मैं रामपुर की बात करूं तो रामपुर में भी जो सपा प्रत्याशी है भारी हैं। पहले चरण में अगर मैं पीलीभीत की बात करूं तो वह भगवत शरण सिंह जो गंगवार है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी है जतिन प्रसाद पे भारी है। अगर मैं फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो वहाँ फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर बीजेपी के थे, और इनके सामने जो रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़े। अगर मैं वहाँ की लोकप्रियता की बात करूं या एंटी इनकम्बेंसी की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो भारी है। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं, मैं करेक्शन नहीं करना चाहूंगा, स्थानीय जो प्रत्याशी है उनको लेकर तमाम तरह की बात है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशियों के नाम पे लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भाजपा के नाम पे वोट किया, नितिन जी, या बड़े मुद्दों के नाम पे वोट किया। और हम अगर पिछली बार भी देखें, कई बार हमने नाराजगी पिछले 2019 के चुनाव में हमारे सांसद थे, उनकी जगह नाराजगी देखी, तो 2 बार लगातार जीतते, 5 वोट। तो आपने, मैं जो इसलिए टोक रहा हूँ आपको कि अगर देखें अभी तक तो जितनी टोटल सीटें 12 सीट पूरे एग्जिट पोल, लगभग एग्जिट पोल मैक्सिमम शायद 12 सीट जितना मैं देखा है वो विपक्षी गठबंधन को 14 सीट है, लगभग 12 सीट तो आपसे पहले 2 चरणों में गिरा। नितिन जी देखो, सबसे ज्यादा विरोध कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा विरोध वहां हुआ है जहां बीजेपी के प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां लोगों में विरोध है, और वहीं कहीं ना कहीं अलग अलग जातीय समग्र चुनाव हुआ है। चेहरे पे वोट नहीं मिला, अभी भी चेहरा सबसे बड़ा विरोध भाजपा का था। अब मैं बताऊं क्यों। देखो, अगर नोएडा में विरोध हुआ तो महेश शर्मा का इसलिए हुआ क्योंकि तीसरी बार प्रत्याशी हैं। अगर मुजफ्फरनगर में विरोध हुआ तो इसलिए हुआ कि संजीव बालियान तीसरी बार प्रत्याशी हैं। अगर बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह का विरोध हुआ तो इसलिए हुआ कि वो तीसरी बार प्रत्याशी, जनता नहीं चाहती थी। अगर अलीगढ़ में सतीश गौतम का विरोध हुआ तो इसलिए हुआ कि तीसरी बार प्रत्याशी थे। इसलिए समय नहीं बचा इसका कि जहां बदले गए वहां लोग कह रहे नहीं बदल के विरोध करते, वहीं आप किसी को कहते बदल क्यों दिया, बदलना नहीं चाहिए था। जहां जहां जो है भाजपा ने उनको रिटेन किया वहां कह रहे 3 बार हो गया। मुद्दा ये है, अब हम चूंकि ये बात उससे कहीं आगे आ गई प्रत्याशी चयन से लेकर, तो बात आ रही काउंटिंग पे और जीतने और हारने। तो मैं इसलिए राजनीति के बीच में आप कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से एक, मतलब मैं कहना, सॉरी आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, एक तरफा जो है वो चला दे रहे, मतलब ऐसा लग रहा है। तो देखो मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है चूंकि मैं जहाँ गया, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एग्जिट पोल कोई बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन जहां जहां हम गए, जहां लोगों से बात की, देखो इस बार का जो चुनाव था नितिन जी, इस बार मतदाता के, देखो इस बार ऐसा हुआ कि मतदाता की जुबान पे महंगाई का इशू था, बेरोजगारी का इशू था, किसान के सामने किसान का इशू था, व्यापारी के सामने जीएसटी की जो बेढंगी व्यवस्था इसका इशू था, है ना। तो ये लगातार इशू रहे इस बार जनता के बीच। सवाल हमारी निजी पसंद और नापसंद का नहीं है, हम यहाँ चर्चा इसको लेके कर रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या हुआ है, रियलिटी क्या है, और जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, और 4 जून को क्या होने जा रहा है। मैं इस पर मैं हम ये नहीं करें कि शर्मा जी की निजी पसंद है पर, लेकिन क्या हो रहा है कि ये मतलब मेरा जो टोकने है, अगर हम इसको मान लें कि भाई एग्जिट पोल एक तरफा हो गया रानी सर में, तो ऐसा लग रहा है कि शर्मा जी भी जो एक तरफा, मतलब आपको निजी नहीं बता रहे ना, आपके पत्रकारिता कौशल पर सवाल उठा नहीं, ये लेकिन जो जिस तरह से आपने एक तरफा चली है, तो ऐसे तो लग रहा है कि
सब कुछ बदल जाएगा नहीं, ये सैंपलिंग का डिफरेंस होता है जी। कि हम जब कोई सर्वे करते हैं तो सैंपल कैसे चुनते हैं और सैंपल साइज कितना बड़ा रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे किसी इलाके में जैसे कास्ट बेसिस पे इलेक्शन हो रहा था, आपने मान लीजिए मुस्लिम्स में सर्वे किया सारी सीटों पे, जी तो आपको लगेगा कि बीजेपी तो बाहर हो गई है फाइट से, चूंकि वो एक तरफा कांग्रेस के साथ जा रहे थे। तो अगर आपने 100 लोगों से बात की और 100 लोगों में मुस्लिम 80 हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट जो है वो इस तरह का होगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। फिर आप दलितों के बीच में गए, तो मेरठ में अगर आप दलितों के बीच में गए तो दलितों का एक बड़ा हिस्सा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा था, तो आपको लगेगा शायद कि तो आप बीजेपी बिल्कुल बाहर जा सरप्राइज रही हो है। जाएंगे, लगेगा सपा को दलित हाँ, वोट कर रहे हैं, मुस्लिम लेकिन लेंगे जीत जाएंगे। लेकिन जब आप इसको वर्सेटाइल करेंगे, जैसे जिस 2.5 लाख की बात आप कर रहे थे कि हर सीट पे 2-2.5 लाख वोट ऐसा है जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटी इस मायने में कि उनका नंबर कम है, नंबर कम। संख्या के मामले में, ऊंच नीच के मामले में नहीं। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या छोटी छोटी है और वो जुड़ के 2-2.5 लाख तक बनती हैं। जब आप उनके बीच में जाएंगे तब रियल फीडबैक आएगा। अगर किसी वेस्टर्न यूपी में तो एक आम मुहावरा है कि 36 जातियां होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो हम देखते हैं कि सैकड़ों जातियां हैं। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि जो सेगमेंट्स वोकल होते हैं, जो सेगमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, जो सेगमेंट्स ज्यादा यूनाइट होते हैं, जिनके लीडर्स आगे होते हैं, हम उनके बीच में जाके सर्वे करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बात करते हैं ज्यादा। तो वेस्टर्न यूपी में चूंकि मुस्लिम्स बहुत यूनाइटेड भी रहते हैं आमतौर पे और बहुत मुखर भी रहते हैं, और एक पूरी इकोनॉमी में उनका एक बड़ा रोल भी है, समाज में उनका एक अच्छा नंबर भी है और हर जगह वो रोल प्ले करते हैं। तो जनरली हम जब इलेक्शंस में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, पल्स लेते हैं, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम्स किधर जा रहे हैं, दलितों की संख्या बड़ी है, हम देखते हैं कि दलित किधर जा रहे हैं। तीसरा फिर हम देख लेते हैं, वेस्टर्न यूपी की बात है तो जाट गुजर किधर जा रहा है, इनको देख लेते हैं, उन जातियों को छोड़ देते हैं। मैंने उन तमाम छोटी छोटी जातियों के लोगों के बीच में जाके बात की। अभी भी वो जो 2-2.5 लाख का सेगमेंट है और सीट पे, उसका मोहभंग नहीं हुआ बीजेपी से, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कहीं ना कहीं लगातार उन्होंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, और वो उनके जो पिछले कुछ दिनों के जो इनिशिएटिव्स हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ों के नेता हैं। दलित को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, कई स्टेट में उन्होंने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया, और अब तो यहाँ तक भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी बदलाव के संकेत हैं। इस पर भी बहस होती है, हालांकि ये भविष्य का सवाल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। राजपूतों की नाराजगी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया मोदी जी ने पूरे समय में, और वो बहुत मुखर विरोध करते रहे पूरे वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में। हमें लगा कि शायद इससे कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन चूंकि उनका नंबर कम था वोटर्स के मामले में, तो इसलिए उसको बहुत 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 सीरियसली उन्होंने नहीं तो लिया। राणा जी, इसमें कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको आपको लगता है कि विपक्षी गठबंधन जीत सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों में? मुझे लगता है कि कैराना एक ऐसी सीट है जिस पे 50-50 का चांस है। मतलब अभी भी आप उस पर जिता उस पर भी नहीं रहे? नहीं, उस पे भी जीत सुनिश्चित जी। नहीं है मेरी नजर में। सहारनपुर बीजेपी के पास एज है, बिजनौर में, बागपत में, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, इन सब मैं में आपसे बीजेपी दो के सवाल, पास एक एज है। तो चूंकि बीजेपी के पास तो सभी जगह है, हाँ, जी। कौन सी सीट पे जहां सपा को एज है, और कहां आपको लगता है कि कहना बड़ा मुश्किल है, ऐसी कोई सीटें हो सकती है? मुझे लगता है कि थोड़ा आगे है रामपुर पे सपा, जी। संभल में उनकी स्थिति बेहतर है, कैराना में उनकी स्थिति बेहतर है, मुरादाबाद 50-50 मुझे लगता है, कैराना पीलीभीत मुझे 50-50 लगता है लगभग, और इसके अलावा लगभग सारी सीटें ऐसी हैं जिन पे मुकाबले तो रोचक हैं, कड़े हुए हैं, संघर्ष मतलब तक रहा आप हुआ मेरठ हो चुकी पहले बोल चुके, मेरठ का 50-50 में नहीं रख रहे हैं, है। भाजपा नहीं, अगर भाजपा के पास है। जी। हरीश, कौन सी सीट ऐसी है जो आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे सर 3 सीटें लगती हैं। हम्म। एक तो कैराना, जिसमें मतलब गठबंधन को एज है, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये 3 सीटें में मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन को एज है भाजपा के मुकाबले। मुझे लगता है आप थोड़ा दायरा मेरठ से बाहर करें, आपने रामपुर उसमें नहीं जोड़ी या संभल नहीं जोड़ी। रामपुर और संभल में मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि भाजपा ही जी। एज है भाजपा। यासिर? नहीं, रामपुर में कम से कम 50,000 का अंतर रहेगा और जीत सपा की होगी वहाँ पे। इसी तरह संभल में भी 50,000 से ज़्यादा का अंतर रहेगा और जीत सपा की होगी। अमरोहा में 50-50 है, एज कंवर से तंवर को है अमरोहा में। मुजफ्फरनगर में
हरन मलिक एज पे हैं, वो जीत सकते हैं चुनाव। कैराना में 50-50 है, ये इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच। इधर बिजनौर में ये चंदन चौहान जो हैं वो जीत सकते हैं। और नगीना में चंद्रशेखर और भाजपा के बीच लड़ाई है। मैं मेरठ की बात करना चाहूंगा। कुछ आंकड़े 2014 और 2019 के मेरे पास जो सैनी आंकड़े जी हैं, आंकड़े उससे बाहर अब बात आगे निकल गई। सर आप मैं सीधी-सीधी बताइए कि इसीलिए देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ के जो सपा नेता हैं शाहिद मंजूर, वो बड़े नेता रहे हैं। उनको जब वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे 2014 में, तो मात्र उनको जो है 19% वोट मिले थे। क्योंकि इसलिए कहना ये उचित होगा क्योंकि यहाँ पर अब जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और वो भी दलित वोट बैंक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि गठबंधन में सपा के साथ इस बार कांग्रेस भी है, उनको उस समय मात्र जो है 3.9% वोट मिले थे। कुल मिलाकर के अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, मेजर हिमांशु यहाँ से लड़े थे, 2014 की बात करता हूं मैं, तो 1.1 केवल प्रतिशत वोट मिले थे। कुल मिलाकर के 24% वोट बैठते हैं, कुल 24% वोट बैठते हैं। अब अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो है हाजी याकूब कुरैशी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो मात्र 47.8% 8% उनको वोट मिला था। अब आप इसी से आंकड़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 48.2% वोट पाई थी उस समय भी। उस आंकड़े के मुताबिक मैं ये मानता हूं कि पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर अच्छी वोटों से जीत रहा है। मेरठ की अगर मैं बात करता हूँ इन आंकड़ों के मुताबिक भी, क्योंकि मुस्लिम भी हम मानने समाजवादी के साथ चला गया है, सुनीता वर्मा को मिल गया है, आम आदमी पार्टी का वोटर भी उनको मिल गया है, और इसके अलावा कांग्रेस का वोटर भी उन्हें मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगभग 3.9% ही रह गया पिछली बार भी। जो है बढ़ा तो कुछ खास नहीं हो, क्योंकि मुस्लिम ही वोट कन्वर्ट होने वाली बात आ रही थी कि केवल जो है ये बात मैं बाकी आपको और बताऊं। कोई सीट है? बाकी और सीट का नहीं, मैं तो आपको मतलब एक सीट का मैंने एग्जैक्ट दे दिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल जीत रहे हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात करता हूं मैं, ग्राउंड रिपोर्ट में इकरा भी चुनाव जीतेंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो उसके आधार पर मैं आपसे इसके लिए भी कह रहा हूँ। ये 2 सीटें मुझे लगती हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी मेरे हिसाब से जो है ये जीत। अगर मैं बात करूँ ना जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था अभी, मुझे लगता है कि इस दोनों चरणों में, खासतौर पहले 2 चरणों में, रामपुर सबसे एक सुलभ आसान सीट होगी विपक्षी गठबंधन के लिए, जिसको सबसे आराम से कोई कह सकता है कि रामपुर जीत सकते हैं। निश्चित रामपुर में वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा हुआ। जी। रामपुर में कोई विरोध भी नहीं था। आजम खान के विरोध के बावजूद भी बहुत स्मूथ वहाँ चला, और जो रामपुर के जातिगत और कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल और समीकरण भी, एक्चुअली चुनाव जो महत्वपूर्ण है मुद्दों के अलावा समीकरणों का बड़ा खेल है चुनाव में, तो वहाँ समीकरण सपा के निश्चित, समर्थन में रहे। दूसरी सीट हो सकती है संभल, जहाँ मुझे लगता है वहाँ भी समीकरण बर्क के बाद उनको लेकर थोड़ी सहानुभूति भी रही, जी। और वहाँ के पुरानी सीट भी है। और विधानसभा के आंकड़ों को अगर हम एज इट इज कन्वर्ट करें, जो अभी आंकड़ों की बात सैनी जी कर रहे थे, तो वो भी सपा के पक्ष में इसलिए, क्योंकि वहाँ बर्क खुद विधायक, उनके जो अभी लड़ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, वो खुद विधायक भी, और वो जो उनके आसपास के जो 2-3 सीटें हैं वो सब सपा के ही हाथ में, सोशल इक्वेशन उनके फेवर में है। तीसरी सीट संभवतः कैराना हो सकती है। बाकी अगर हम बात करेंगे, मैं तो पीलीभीत को भी एक तरफा बीजेपी एक तरफ करूंगा। पीलीभीत भी, बुलंदशहर और जो हमारी अपने आसपास सीटें हैं, नोएडा गाजियाबाद, भाजपा गढ़ रहे हैं। जीत हार का जो मैंने कहा, महत्वपूर्ण बात मैं गाजियाबाद कर रहा था, गाजियाबाद में बड़ा लग रहा, सब लोग मैं कह रहा था कि जब वो हो सकता है 5 लाख से घट के अंतर जो वीके सिंह का था 2.5 लाख रह जाए, लेकिन इस चुनाव में 2.5 लाख की जीत भी बड़ी जीत मानी जाएगी। जिस तरह के मुकाबले कड़े हैं, तो वो चुनाव अब जो महत्वपूर्ण बात जिसमें वाइंड अप करूंगा कि क्यों मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, जो राणा जी ने कहा कि वो छोटी जातियां संख्या के हिसाब से हम उनको छोटी बोल रहे हैं, उनका वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। और मोदी आज भी एक बड़े वर्ग की उम्मीदों के प्रतीक है। उनकी जो राशन की योजना है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। विधानसभा चुनाव में खासतौर से स्पष्ट देखा गया था कि बसपा का वोट बैंक जो बिल्कुल लगभग 50,000 वोट बसपा जिन विधानसभा पाती थी, और 5,000 6,000 पे आ गई थी, और मतलब सपा ने जो बहुत मजबूती से काम किया, तब भी लगभग सीटों पे 80 सीट मेरे ख्याल से ऐसी थी विधानसभा में जहां अंतर 2,000 1,000 3,000 का था। यानी कि
अगर हम इसे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से जोड़ लें तो ये अंतर 20,000, 15,000, 25,000 बैठेगा। तो बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो 20,000, 25,000 के आसपास होंगी। खासतौर जो आप पीलीभीत की बात कर रहे थे, पर ये होंगी भाजपा के पक्ष में, होनी चाहिए, और एग्जिट पोल भी ऐसे ही करें। बाकी जब 4 को नतीजे आएंगे, हम सब भी अनुमान ही लगा रहे हैं, और एजेंसियों को मैं इसलिए नहीं कर रहा कि जो राणा जी ने कहा था लॉ एंड पिछले कुछ ऑर्डर समय भी में। जो है वो बीजेपी के फेवरेबल रहा है वेस्टर्न यूपी में। हाँ, वो वो विधानसभा जो में था, मोर्चा है विधानसभा चुनाव में भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम जो राणा जी ने बात करी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों की इंडिविजुअल नाराजगियां प्रत्याशियों से हैं भी, अगर कहीं कहीं जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, वो इन मुद्दों पे खत्म हो गई है। मैं आपको एक बात कह के खत्म करूंगा। जब लखीमपुर का कांड हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो खासतौर से पंजाबी बिरादरी है, सिख समुदाय है, वो सरकार से नाराज हुआ। ऐसा मुझे लगता था 2022 के विधानसभा चुनाव में। मैं बरेली के एक सिख बहुल इलाके में गया, और मैंने सोचा कि शायद ये लोग नाराज होंगे, और चूंकि 2 दिन पहले ही जो मंत्री हैं टैनी, उनके बेटे की जमानत हुई थी, आप समझिएगा। तो उस जो हम वोटर थे, उन्होंने सब कुछ खिलाफ बोला कि गलत किया सरकार ने, उनको बचाया सरकार ने, बर्खास्त करना चाहिए था, उसको जमानत भी दिलवा दी। तो मैंने उनसे पूछा, तो आप क्या वोट भाजपा के खिलाफ करेंगे? बोले नहीं, वोट बीजेपी को देंगे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उनका कहना था कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हिसाब से है। तो ये खासतौर से इस बेल्ट में तमाम नाराजगियों के बावजूद, अब हम मुद्दों की बात करेंगे तो आवारा पशु भी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा है। पर जब गांव में जाके आप कई बार बात करेंगे, तो लोग मजाक में गांव देहात के लोग बोलते हैं, इनसे तो फिर भी भीड़ बढ़ा लेंगे, बदमाशों से कौन लड़ेगा टाइप। तो मुझे लगता है कि 1-2 सीटें यही हैं, और जो 12 सीट दिख रही हैं, अगर इसको मैं कंटर तो उनमें से 3-4 सीटें पहले 2 चरणों में ही होंगी। सरप्राइजिंगली इसमें हमने बदायूं की बात नहीं करी। अगर हम बदायूं को देखें, तो शिवपाल के बेटे लड़ रहे हैं, और पहले लग रहा था कि वो आसानी से जीतेंगे। लेकिन जिस दिन शर्मा जी वोट पड़ी थी, जो मेरे पास आंकड़े, अगर मैं सही हूं, तो जो गढ़ हैं सपा के दोनों, सहसवान और गुन्नौर, वोटिंग परसेंटेज उन्हीं दोनों में कम रहा, और तभी लग गया था शायद शिवपाल के बेटे भी चुनाव हार सकते हैं। राणा जी। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी ने चाचा जी के बेटे को बदायूं भेजा इसलिए कि उनको ये अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, और वो धर्मेंद्र यादव को इस बार चाहते थे कि वो जीते, क्योंकि हाँ, धर्मेंद्र मुझे यादव लगता से है कि आजमगढ़ में जो उनको उनका लड़ा के फैमिली का इक्वेशन भी अच्छा इक्वेशन है, भी अच्छा है, और जो और आजमगढ़ में वो लड़ाने का मुझे लगता है हरवाने का हाँ गिल्ट रहा होगा, शायद उसको भी पूरा करने बिल्कुल, की उनको कोशिश लगा करें। कि ये पिछली बार हार गए थे, तो इस बार सदन जाएं तो उनको ज्यादा सेफ जगह पे भेजा गया, इसलिए आजमगढ़। और यहाँ पे रिस्क था, और चूंकि शिवपाल जी जमीनी नेता रहे हैं, उनकी एक पकड़ रही है, उनका पॉलिटिक्स करने का पैटर्न नेताजी वाला रहा है, वो ग्राउंड पे काम ज्यादा करते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कूटनीतिक तरीके से उन्होंने उनको वहां पे भेज दिया, ताकि वो मैनेज भी हो जाए चीजें, और उधर धर्मेंद्र और चले एक कठिन चुनाव में शिवपाल उलझे भी रहे हैं, निश्चित निश्चित। निश्चित, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, जो आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, तो शिवपाल और रामगोपाल की नाराजगियां, तलखियां किसी से छिपी नहीं है। जी लेकिन अखिलेश यादव के साथ आज भी वहां बराबरी में रामगोपाल ही बैठे थे। निश्चित। तो तो मुझे लगता है कि जो अब बाद में आई बातें, कि परिवार का जो झगड़ा है, वो हो सकता है बाहर से निपट रहा दिख रहा हो, निश्चित निश्चित। लेकिन वो अंदर अंदर चल रहा है। ऐसी ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। देखिए, कई चीजें हैं जो ग्राउंड पे इस समय जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, जो मुझे लगता है, इसके बावजूद कि महंगाई बहुत है, लोग परेशान हैं, इसके बावजूद कि बेरोजगारी ज्यादा है, लोग परेशान हैं, इसके बावजूद भी कि सरकारी नौकरी पेशा लोगों में एक नाराजगी है सरकार के प्रति। एक तो ये जो 2-2.5 लाख का सेगमेंट है, जिसमें अधिकांश अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका मोह भंग नहीं हुआ। दूसरा, अभी जो नौजवान ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल्स में जॉब कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास अभी अच्छी स्थिति में है, जिसके पास परचेजिंग कैपेसिटी है, जिसके अकाउंट में सैलरी आती है, अकाउंट से पूरे महीने का खर्चा कट जाता है, जिसको कोई पैसा हाथ में न गिनना नहीं पड़ता, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है अभी उनके साथ। उनको लगता है कि अल्टीमेट फैसिलिटी मिल रही है। कई बार हम लोग भी जाते हैं, मैं अभी एक बैंक में गया, एक सरकारी बैंक में गया, आप देखिए किस तरह से एक सामान्य आदमी सोचता है। आमतौर पे अब बैंक जाना नहीं होता लोगों का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, आप एटीएम से करते रहते हैं, महीनों महीनों आप बैंक नहीं जाते। एक चेक का इशू था, मैं बैंक गया, मुझे 3 बार बैंक विजिट करना पड़ा और चेक क्लियर नहीं हुआ। फाइनली जब मैं बाहर आया, तो मैं अपने घर में मैंने चर्चा की कि देखो, प्राइवेट और सरकारी बैंक का ये फर्क होता है कि प्राइवेट बैंक का जो एम्प्लॉय है, वो मुझे 15 दिन में उन सारे कस्टमर्स को एक एक एग्जीक्यूटिव को दे रखा है, और वो 15 दिन में फोन करके पूछता है कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो इस तरह से सोचता है वो तबका, जो क्रीमी लेयर का तबका है। तो और वो सोच फिर नीचे तक रिफ्लेक्ट होती है, मेरे जैसे सामान्य लोग भी वैसा सोचने लगते हैं जब वहाँ परेशानियां झेलते हैं। तो एक तो जो सरकारी सिस्टम है, जिसमें खास तौर पे अपराधियों के साथ जिस तरह से निपटा गया,
या जिस तरह का परसेप्शन बिल्ड किया गया, परसेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्राइम घटा कि नहीं घटा, किस तरह से निपटा गया, वो लीगल था कि नहीं था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अपराधियों के खिलाफ सरकार और पुलिस लड़ती हुई दिखाई दी ग्राउंड पे, और बहुत सारे जैसे टिट फॉर टैट वाले पैटर्न पे चीजें हुई, वो देखा भी गया, तो वो बड़ा इम्पैक्ट कर रहा था मिडिल क्लास में। दूसरा, किसानों को बिजली मुफ्त मिली इस बीच में, सिंचाई पहले से मुफ्त थी, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने समय में सिंचाई मुफ्त कर दी थी, अब यहाँ पे बिजली वाली सिंचाई भी मुफ्त करने की बात हुई। तीसरा फैक्टर वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी का बहुत प्रभावशाली रहा। हाँ, मुझे लगता है हम लोग इसमें चूक गए इस पूरे विश्लेषण में। चूंकि ये एक देखिए- बड़ा फैक्टर था, जितना भी एग्रेशन था वेस्टर्न यूपी में, जो सरकार के खिलाफ आवाज थी, वो मुखरता से जयंत चौधरी किसान आंदोलन के बाद उठा रहे थे। हर जिले में उन्होंने किसानों की पंचायत की, और जिस समय 2012 का चुनाव था, जब हम सारे लोग ये एस्टिमेट कर रहे थे, आकलन कर रहे थे कि इस बार तो वेस्टर्न यूपी से साफ हो जाएगी बीजेपी, तब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव सहारनपुर से 9 बजे चले थे और लोनी में रात में 10 बजे पहुंचे थे। उनके रोड शो में इस पूरे हाईवे पर, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर लाखों लोगों का हुजूम था। वो इस बार दिखाई नहीं दिया विपक्ष के किसी भी नेता के साथ, क्योंकि जयंत चौधरी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। जयंत चौधरी ने जिस तरह से एन वक्त पे इलेक्शन से ठीक पहले पाला बदला, उससे उनका जो एक कैडर वोटर है, खास तौर पर जो फार्मर्स कम्युनिटी से आता इसमें है, वो मैं बहुत मैं वोकल राणा है। जी आपको बात को बढ़ाऊं, वो कल जो मैं सच बोला, देखिए हाँ। जयंत चौधरी, सवाल उठता, लोग ये सवाल करेंगे हमसे कि जयंत चौधरी का इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि जयंत खुद हार गए थे चुनाव, निश्चित, अजीत सिंह पिछला चुनाव, लेकिन जो वोटर है उनका खास वो तौर बहुत से जितना वोकल है। वो वोकल है, और वो जहां है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत मजबूत भी है। आप ये भी तो वो देखिए, जिन गांवों में है, वो अपने जैसे वहां अब जब हम इसमें करेक्शन मैं शर्मा जी करूं, हम जब जातियां गिनते हैं तो हम ऐसे गिन लेते हैं गांव में इतने दलित हैं, मुसलमान, लेकिन जो वो वोटर है, जो खासतौर से जयंत चौधरी का वोटर है, वो इतना प्रभावशाली है कि वो एक के साथ एक वोट, उनके साथ जो काम करते हैं, खेतिहर मजदूर भी हैं, जिनके साथ उनके संबंध है, वो उन सभी वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और कर भी लेता है। वो उन सारे वोटरों से अपनी मर्जी से वोट डलवा भी लेते हैं। और खासतौर से जो राणा जी ने बात करी लड़ने की बात बूथ पे भी, देखिए बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का बड़ा बूथ मैनेजमेंट है, तो अगर कोई पार्टी का कैडर ऐसा है जो बूथ पे लड़ सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो आज भी रालोद का ही है। रामपुर में तमाम जगह सपा के बस्ते दिखाई नहीं दिए, और यहाँ भी तमाम जगह ऐसा लगा कि जहाँ बस्तों की व्यवस्था बहुत अच्छी, नोएडा में, गाजियाबाद तक में कांग्रेस के सपा के बस्ते दिखाई दिए। तो वो बड़ा फैक्टर मुझे लगता रहा होगा जब 4 तारीख के नतीजे आएंगे। तो खासतौर से जो पश्चिम की राजनीति है, पश्चिम की जाट राजनीति है, जयंत चौधरी का राजनीति है, मुझे लगता है उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। हो सकता है कि जयंत चौधरी एक नई भूमिका में, एक बड़ी भूमिका में केंद्र सरकार में हो भी। वैसे तो ये राणा जी आपसे बात करके फिर मैं शर्मा जी पे से लाके खत्म करना चाहूंगा कि बोलता है इस पूरे पैनल में अगर कोई मुखर आवाज इस बात की है कि ये एग्जिट पोल के खिलाफ भी कुछ जा सकता है, तो राजेश शर्मा है जी। आप नहीं, मैं राणा जी पहले कुछ कंप्लीट करना चाहता राणा जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल सही बात ये जोड़ी है इसमें, कि जो बूथ पे लड़ने वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपके पास पार्टी का कैडर नहीं है तो वोटर लड़ता है ऐसे में। तो बीजेपी के पास तो पार्टी का कैडर है, विपक्ष के पास पार्टी कैडर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। कांग्रेस के संगठन की स्थिति वेस्टर्न यूपी में हम देख रहे हैं, सपा के संगठन की बहुत सपा के अच्छी स्थिति संगठन की वेस्टर्न स्थिति यूपी में नहीं है। बहुत अच्छी तमाम नहीं है। जिलों में जिलाध्यक्ष या तो पुराने हैं, बदले गए तो उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी। इवन मेरठ जैसे इंपॉर्टेंट शहर में लंबे समय से मुझे किसी ने ये बताया कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिला स्तर पर जिसमें पार्टी के सारे प्रमुख नेता एक साथ मौजूद हों। इतनी बड़ी धड़ेबंदी उनमें आपस में ही चलती रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो उनका जो वोटर आमतौर पे पुलिस से लड़ता था, वोटिंग के लिए लड़ता था, बूथ पे झगड़ा कर रहा था कि भाई हमारे लोगों को क्यों रोका जा रहा है। जैसे मुस्लिम्स ने यूनाइट होकर वोट जरूर डाला, लेकिन मुस्लिम्स ने एग्रेसिवली वोट नहीं डाला, वो कहीं पुलिस के साथ नहीं लड़े, कहीं कंट्राडिक्शन उन्होंने मोल नहीं लिया। वो इस बात को समझते थे कि कंट्राडिक्शन मोल लेने से इलेक्शन में कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है। टेक्टिकली उन्होंने नहीं किया, मैं उनके स्टेप की, उनकी समझदारी की तारीफ करता हूं। लेकिन अगर जयंत चौधरी का वोटर उनके साथ विपक्ष के मोर्चे पे खड़ा होता तो वो लड़ने का काम करता था हर बार,
वो 2019 में भी लगातार लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वो लड़ने वाला एक फोर्स जो एफिलिएट करता है उस वोटर के साथ, वो नहीं दिखा। वो मिसिंग रहा, और यही वो शायद missing वजह थी कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम से ऐसा लगा था कि शायद बड़ा बदलाव का संदेश है, निश्चित। मैसेज भी है, अब और बहुत अच्छा नंबर आए भी। और आप फार्मर्स के मूवमेंट को देखिए कि उसमें जो पार्टिसिपेशन था, फार्मर्स में तो बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, लेकिन जो जयंत चौधरी की पार्टी का एक कैडर वोट था, उसी का मोस्टली पार्टिसिपेशन था फार्मर्स के मूवमेंट में भी। बाकियों का उतना मोबिलाइजेशन नहीं था। दूसरा, वैसे तो बहस लंबी है, लेकिन फार्मर्स मूवमेंट की हम बात करें तो एक बड़ा ड्रॉबैक, अगर हम ड्रॉबैक कहें फार्मर्स के लिहाज से, जो संगठन सबसे ज्यादा लड़ा, जयंत चौधरी से अलग भी भारतीय किसान यूनियन खुल के लड़े, बड़ी लंबी लड़ाई राकेश टिकैत ने। अगर उनको भी ये कहना पड़े शर्मा जी कि लोग अपने विवेक पे वोट दें, तो ये अपने आप में बड़ा संदेश नहीं था? आखिर क्यों राकेश टिकैत जब सरकार से लड़ रहे थे, बाकी सरकार से लड़ रही थी, क्यों उन्होंने खुल के नहीं बोला कि आप खिलाफ वोट करें? उन्होंने बीच का रास्ता शायद वो भी भाप गए थे कि सरकार बदलने वाली नहीं है, बाकी आपको फिर लड़ती दिखाई देगी। लेकिन जो जहां तक मैं सही हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ये यहाँ भी कमजोर पड़े कि उन्होंने जो भाषण, आरएलडी का वोट बैंक है, वही मोस्टली बीकेयू का भी हाँ कैडर वो है शायद एक उसको ही तरह से। बचा, लेकिन तो उन्होंने भी जयंत चौधरी उधर चले गए तो उसी लेकिन स्थिति में बचे। जहां तक मैं सही हूँ, बाकियों ने यही कहा ना कि लोग जी, अपनी अंतरात्मा की निश्चित, आवाज पे वोट निश्चित। करें, जिसको दिल करे वोट करें। नरेश टिकैत जी ने तो वोट नहीं डाला। उन्होंने यही कह दिया कि हम वोट नहीं करें, और राकेश टिकैत ने कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो अभी जब हमें आंकड़े लग रहे हैं, शर्मा जी हालांकि उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, पर ये बहुत सारे फैक्टर होंगे जो जिन पे शायद विपक्षी दल थोड़ा सा अफसोस भी करेंगे, कितने करीब आके हम जो है वेस्टर्न यूपी में खासतौर से हम बात कर रहे हैं, पीछे रह गए। फाइनल, मैं डिम्पल के पास जाने से पहले शर्मा जी फाइनल 2 मिनट। देखिए सर, मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि 2009 के बाद में ये पहला ऐसा चुनाव है जो एकदम अलग है। जहाँ तक राशन की बात है कि ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप देखिए सर, जब 2 चरणों का चुनाव होता है, मैं इसे जोड़ रहा हूँ नितिन जी। इस बात से जो आपने पहले सुनने को था, इतनी सारी सीटें रिकॉर्डेड आ गई है, आप इस बात पे मानेंगे कि मैं अभी बोल लूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की सीट बोल लूंगा और ये रिकॉर्डेड रहेगी, फिर 4 जून को बात करेंगे। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर राशन पे देखो, 2 चरण के बाद में जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये आया कि अभी किसानों का कर्ज माफ होगा, राशन जो है वो इस बार डबल हो जाएगा, महिला जो एक परिवार की जो महिला है उसे जो है 1 लाख रुपए महीना मिलेंगे। जब भी तीसरे चरण में ये वाला आया मैनिफेस्टो का, तो तीसरे चरण में मैं चंदोसी गया, और चंदोसी में जैसे मैं था 3-4 किसान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, जब उनसे बात की, मैंने कहा भाई क्या है माहौल है 2024 का? उन्होंने कहा माहौल क्या है, अगर कांग्रेस आती है तो कर्ज माफ हो जाएगा किसी चीज का। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इधर राशन की बात हो रही है तो उधर जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बहुत सारी योजनाएं थी उसको लोगों ने क्लिक किया। और आप देखो ही, मैं सच माने तो शर्मा जी को एक उम्मीद अभी लग रही है। नहीं, उम्मीद नहीं, देखो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, अभी मैं देखो ऐसा है, नहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखो अगर मैं फैजाबाद की बात करूं तो फैजाबाद की सीट बीजेपी की फंसी हुई है। अगर मैं गाजीपुर की बात करूं, इसे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 80 सीटें टोटल नंबर आप मतलब विपक्ष को भाजपा के खाते में समझे। मैं उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 27 सीटें देना चाहूंगा विपक्ष को। मुझे लगता है मुकाबला नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ बैठ के नहीं नितिन जी, मुझे यहाँ बैठ के नहीं, मुझे यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है कि जिस तरह एग्जिट पोल आए ना, हमें लग रहा है कि यहाँ मतलब शीशों के उसमें जो है घरों में हम लोग जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं धरातल पर गया हूँ, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 26-27 उत्तर प्रदेश की, भाई धरातल पर आप बात करो। जो योजनाएं, आप ये बताइए, पहली बार मैं ऐसे चुनाव देख रहा हूँ कम से कम 15 साल बाद कि जो मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, लोग यूथ बेरोजगार की बात कर रहा है। लाइन के साथ हम इस पर खत्म करेंगे। मैं इसको 15 के आसपास कर सकता हूँ, आप कितने करेंगे प्रदेश में? मुझे लगता है कि बीजेपी यूपी में 60 से ज्यादा सीटें। विपक्ष की बात कितनी? 10 से 15। हाँ, इसी के आसपास, 10 से क्योंकि 15। देखिए 10 सीटें तो माइनस हो रही है बीएसपी वाली, वही 10 वाली, बीएसपी 0 पे जा रही है। बीएसपी 0 जा रही है, कर सकते हैं 15 के आसपास। 25 से 27 सीटें उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास जाएंगी। ऐसा इसलिए जाएंगी, क्योंकि इस बार मुद्दों पे चुनाव हुआ और ऐसा होने वाला है। और जहां तक ये तमाम हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि इस बार का जो चुनाव, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जैसे लोगों से बातचीत हुई, राणा जी, इस बार का चुनाव सबसे एकदम अलग था। हर आदमी जो मतदाता था, हर मतदाता के जुबान पे मुद्दा था इस बार। हमने ऐसा कभी 2014 में नहीं देखा, हमने
19 में नहीं देखा। मैं आपसे 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 में भी गुपचुप था, पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं। जब सर 2004 का चुनाव हुआ तो एक तरफ बीजेपी का साइनिंग इंडिया। और हाँ सर, मैं बता दूं 2004 में भी डॉक्टर साहब जब जिस समय एग्जिट पोल आया, तो एग्जिट पोल ने जब एकदम पूरा, क्योंकि यहाँ तो साइनिंग इंडिया का पूरा डोल था, और जैसे वो आया एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल ने दिखाना शुरू कर दिया कि जो है बीजेपी एनडीए जो है उधर उधर। और जब मतगणना वास्तव में आई तो पता चला सरकार बदल गई, सरकार पलट गई। तो इसलिए मैं कोई बात की है आपने, भाजपा पे भी बात कर ली, आपने लालू पे भी बात कर ली, बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार हैं आप, बहुत जगह गए भी हैं, तो इसके बारे में भी आपका क्या एनालिसिस है? वो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य देखिए, मैं कोई सीट आई नहीं, तो बहुत लंबा भविष्य नहीं, बसपा की मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1 से 2 सीट आ सकती है। 1 से 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बसपा ने बहुत प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ा। और नहीं, अगर मैं बात करूं तो भदोही सीट, जो भदोही है, भदोही सीट पे बीजेपी का सॉरी बसपा बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है भदोही पे। और बलिया में बहुत शानदार चुनाव बसपा का है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि वह इंडिया अलायंस का है, लेकिन बसपा में बहुत शानदार चुनाव लड़ रही है। और बसपा का मैं आपसे बताऊं सैनी जी, बसपा ने एक बड़ा काम जो किया है, उसने बहुत सारी सीटों पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट किया है, और बहुत सारी सीटों पर जो इंडिया अलायंस है उससे डेंट किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर फैजाबाद सीट बीजेपी हारती है तो बसपा की वजह से हारेगी, अगर कौशाम्बी सीट अगर बीजेपी हारती है तो बसपा की वजह से हारेगी। और अगर मैं गाजीपुर की बात करूं, गाजीपुर सीट हारेगी, तो गाजीपुर भी चूंकि इस बार पूरी घेराबंदी थी, गाजीपुर की बात करूं मैं, आजमगढ़ की बात करूं, तो उस तरफ बसपा की वजह से हारेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, देखो इस बार विपक्ष भी ऐसा नहीं है, मुद्दों पे चुनाव हुआ है और ये उलझा हुआ है, ये अलग बात है। देखो सबके अपने अपने रुझान है और अपना अपना सबका विश्लेषण करने का अलग अलग तरीका है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसने किसको कितनी दिला दी, लेकिन जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद है, 4 जून को हम और आप बैठेंगे और बात करेंगे, तो 4 जून को मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ उन्हीं मुद्दों पर रिजल्ट आउट होगा। थैंक यू सो मच सर। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, देश में किसकी सरकार होगी, और पश्चिमी यूपी की सीटों पर कौन सा नया सांसद होगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। पार्टी प्रत्याशियों की और मतदाताओं की सभी की धड़कनें तेज हैं। प्रत्याशियों ने जो मेहनत की है उसका रिपोर्ट कार्ड भी 4 जून को सामने होगा। 4 जून को हम फिर इसी तरह हाजिर होंगे, एक परिचर्चा में शामिल होंगे। आप सभी का परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अमरउजाला.com। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।